सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बकाए मानदेय को लेकर कमिश्नर से मिले टीआरबी के जवान। काशी पहुंचे भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। सावन के अंतिम गुरुवार को शिवदेव गुरु बृहस्पति भगवान का हुआ भव्य वार्षिक श्रृंगार। और कैंट जीआरपी पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरा, लूट के सामान हुए बरामद। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के कैंट जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वाराणसी के कैंट जीआरपी पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीते 14 अगस्त को नई दिल्ली से वाराणसी आ रही काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में चौखंडी रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला यात्री से लूटे हुए मोबाइल, सोने की चेन व रुपए को वाराणसी के कैंट जीआरपी पुलिस ने बरामद करने व अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से चौखंडी रेलवे स्टेशन पर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज होने के बाद जीआरपी ने कार्रवाई कर बहुत ही जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से लूटे हुए मोबाइल, कीमती जेवर व नगद रुपए को बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त राजू अलीपुत्र अनवर निवासी अंबेडकर नगर थाना सूर्यावा भदोई का बताया जाता है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक बुद्धि सागर यादव, अरविंद कुमार यादव, दिलीप यादव सहित अन्य लोग शामिल थे। इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है। मैंने वादी को तमाम अभियुक्तों का फोटो दिखा के पहचान करवाया। उसने फोटो देख के पहचान लिया कि यही अभियुक्त घटना किया था। उसी आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। इसकी निशानदेही पर मैंने मोबाइल और चेन, लूटी हुई संपत्ति बरामद किया। ये कब गिरफ्तार इसको किया गया? इसको गिरफ्तार आज सुबह 5 बजे सूर्यावा रेलवे स्टेशन से किया गया है। कहाँ का रहने वाला है इसका? ये रहने वाला है सूर्यावा रेलवे स्टेशन के पास ही इसका घर है, थाना सूर्यावा, जनपद भदोही। कितने मुकदमे हैं अभी तक इसके ऊपर? इसके ऊपर 2019 के 4 मुकदमे हैं। उसके बाद ये 1.5 महीना पहले जेल से छूटा है। उसके बाद घटना किया जिसमें इसकी गिरफ्तारी की गई और बरामदगी की गई। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए लोकतंत्र के स्तंभ न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं है। टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ ममता बनर्जी ही सब कुछ है। वो ममता बनर्जी को भगवान मानते हैं और उनके शब्दों को भारत का संविधान। इसलिए पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा, रेप और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश का हम स्वागत करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में कानून के शासन की स्थापना होगी, पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता डेमोक्रेसी के जो हमारे स्तंभ है उनको सम्मान ही नहीं करते। उनके लिए न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, उनके लिए कार्यपालिका कुछ भी नहीं। उनके लिए जो भी है वो बस ममता जी हैं। ममता जी को भगवान मानते हैं, उनका शब्द कोई वो भारत का संविधान मानते हैं और इसलिए रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस वर्डिक्ट के आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है, जो अप्रजातांत्रिक कार्य हो रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ का अभाव है, मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में लागू होगा, लोगों को न्याय मिलेगा। और विशेषकर जो विपक्ष को कुचलने की कार्रवाई हो रही थी, चुनाव के बाद लगभग 60 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। कितनी बहनों के साथ बलात्कार हुआ ये मैं संख्या नहीं गिना सकता, पर मैं कुछ बहनों को जानता हूँ जिनके साथ बलात्कार हुआ, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं लिखाई डर के मारे कि हमारे पति का मर्डर हो जाएगा, हमारे बच्चों का मर्डर हो जाएगा। तो वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, घर में आग लगाना ये बहुत सामान्य बात थी। जहाँ सीबीआई की जांच के आदेश दिए वहीं पर एक एसआईटी के गठन का भी उन्होंने निर्देश दिया है और एसआईटी वर्तमान में बंगाल की स्थिति के बारे में जांच करके और अक्टूबर में हाई कोर्ट को रिपोर्ट देगी। और साथ ही जिन लोगों के साथ टीएमसी के गुंडों ने मारपीट की है, मकानों में आग लगाई है,
सरकार को निर्देश दिए हैं कि नियमानुसार सबको मुआवजा दें। एक क्रांतिकारी निर्णय है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल में इससे डेमोक्रेसी की स्थापना होगी और रूल ऑफ लॉ लागू होगा। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ लखनऊ सर्किल के त्रिवर्षीय चुनाव वाराणसी मंडल से यूनाइटेड वर्कर्स की संपूर्ण टीम को अपार सफलता मिली। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ लखनऊ सर्किल के त्रिवर्षीय चुनाव में वाराणसी मंडल से यूनाइटेड वर्कर्स की संपूर्ण टीम को अपार सफलता मिली है। अध्यक्ष श्री प्रकाश रंजन, उपाध्यक्ष अखिलेश तिवारी, CRS अजय सिंह रघुवंशी विजयी घोषित हुए। अन्य पदों पर ARS 7 अंकुश कुमार, डॉक्टर मनीष गुप्ता, रवि कुमार लाल, संजीव कुमार द्विवेदी, जगजीत सिंह, विशाल सिंह, कैलाश राम निर्वाचित हुए। वहीं कार्यकारिणी सदस्य आलोक रंजन मिश्र एवं सुनीता तिवारी हुई, जबकि रमेश कुमार कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदित हो कि ये संघ राष्ट्रीय स्तर पर गैर राजनीतिक दल है जो स्टेट बैंक के समस्त अधिकारियों के हितों के लिए काम करती है। कुल 13 पद पे हुए थे चुनाव, जिसमें अधिकारी लोग बहुमत से हम लोगों को चुना है। क्या उद्देश्य रहता है इस चुनाव का? एक्चुअली इस चुनाव का उद्देश्य रहता है कि अधिकारीगण का सुरक्षा और सुरक्षा को हितों के लाभ के लिए उनका हितों की रक्षा करना होता है। जैसे कोई परेशानी हुआ तो उसको दूर करना हम लोगों का हो। कर्मचारियों के हित के लिए आप क्या करेंगे? अधिकारी के हित के लिए जैसे हम लोग का क्या होता है, लेट सीटिंग होता है उसको रुकवाना होता है। संडे हॉलीडे में बुलाया जाता है उसको रुकवाना होता है। अगर बुलाए तो उनका पेमेंट करवाया जाए। यही मानदेय को लेकर परेशान टीआरबी ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने गुरुवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर उनको ज्ञापन पत्र सौंपा। टीआरबी ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने अपने मानदेय बकाये को लेकर गुरुवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर गुहार लगाई। वहीं बातचीत के दौरान टीआरबी जवान जय नारायण तिवारी ने बताया कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाकर ट्रैफिक विभाग में टीआरबी जवान के पद पर तैनात किया गया था। कुछ दिनों की ड्यूटी के बाद हमें बिठा दिया गया। फिर ट्रैफिक विभाग द्वारा बुलाकर लोकसभा चुनाव की ड्यूटी 4 दिन कराई गई, लेकिन ड्यूटी का मानदेय भुगतान अभी तक नहीं मिला, जिसको लेकर हम लोग मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं और स्थानीय जिला प्रशासन के पास भी कई बार जा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के हम लोगों को अब तक कुछ नहीं मिला। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पूर्व पीआरडी जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अपना मांग पत्र सौंपते हुए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जब कोई ठोस पहल सार्थक जवाब नहीं मिलने के कारण गुरुवार को टीआरबी के जवानों ने मंडलायुक्त कार्यालय में पहुंचकर कमिश्नर दीपक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग डीएम साहब के यहाँ भी मुलाकात किए हैं, माननीय पुलिस अधीक्षक आजाद महोदय से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी जाँच किया जा चुका है। जाँच में हम लोग को कुल 4 दिवस का 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 42,600 रुपया निर्गत किया जाना है, लेकिन उन्होंने रिटर्न में दिया है कि माननीय मंडलायुक्त वाराणसी महोदय द्वारा मानदेय भुगतान आप लोग का लंबित है। आज मंडलायुक्त महोदय से मुलाकात हुई? जी सर। क्या बोला उन्होंने? वो तो कहें कि 1 सप्ताह के भीतर आप लोग का हो जाएगा। उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंडल पहुंचे वाराणसी और रायबरेली व लखनऊ रूट पर चल रहे दोहरीकरण का निरीक्षण किया। करंट स्टेशन से लखनऊ होते हुए कानपुर सेंट्रल तक जाने वाली वरुणा एक्सप्रेस की सेवा जल्द बहाल होगी, लेकिन इसका समय बदला रहेगा। पहले की तुलना में यह कम समय में ही अपनी दूरी को तय करेगा। बुधवार को यह जानकारी उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने कैंट रेलवे स्टेशन पर दी। निरीक्षण करने पहुंचे जीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जल्द ही वरुणा एक्सप्रेस को नए कलेवर में चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को सहूलियत होगी। लोग लखनऊ जल्द पहुँचेंगे वापसी में भी ट्रेन का समय बदला होगा। महाप्रबंधक अपराह्न 3:30 बजे के करीब स्पेशल यान से वाराणसी पहुंचे। उन्होंने लखनऊ रायबरेली रूट पर चल रहे दोहरीकरण का निरीक्षण किया। सितंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। जीएम ने बताया कि प्रतापगढ़ सुल्तानपुर वाराणसी रूट पर ट्रेनों की गति 2 गुनी की जा रही है। इसकी क्षमता 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जीएम ने बताया कि 75 सप्ताह 75 वंदे भारत के तहत उत्तर रेलवे को भी ट्रेनें मिलेगी। इस मौके पर डीआरएम एसके सापरा, एडीआरएम रवि प्रकाश चतुर्वेदी, निर्देशक आनंद मोहन आदि उपस्थित थे। वाराणसी स्टेशन पे हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो तैयार है। प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 6-7, प्लेटफॉर्म 8-9 इनका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और 10-11 प्लेटफॉर्म एक नया यार्ड रिमॉडलिंग में बनाया जाएगा।
उसके अलावा 2, 3 और 4, 5 इन प्लेटफॉर्म्स में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म 2, 3 की विड्थ बहुत कम है और 4, 5 की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो उन दोनों को बराबर करके एडिक्वेट विड्थ के नए प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएंगे। और उसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट हो गया है, पार्किंग सब तरह की व्हीकल्स के लिए प्रोवाइड कर दी गई है। ये मोटे तौर पर ये हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स बनारस में करे हैं। उसके अलावा सेकंड एंट्री और फेज़ 2 का काम की बातचीत होती रही है। उसमें हम लोगों ने कंसेप्ट प्लान बना के रेलवे बोर्ड भेजा है। जब DPR का अप्रूवल हो जाएगा तब उसमें आगे और प्रक्रिया में सैंक्शन के लिए और उसके बाद कार्य करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पर्यटन को लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? किसके बारे में? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, रेलवे कैरियर है, तो कैरियर के तौर पे हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम लोग एक फास्ट इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करें। तो इसमें आपने देखा होगा कई ट्रेन्स में हम लोगों ने स्पीडिंग अप करी है और उस स्पीडिंग अप से लोगों को सुविधा बढ़ी है। उसके अलावा LHB ट्रेन्स इंट्रोड्यूस करने से कन्वीनियंस फैक्टर बढ़ा है और हमें आशा है कि इस सबसे लोगों के लिए आना जाना ईजी हो जाएगा और पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के चलते हुए आप को भी मानना पड़ेगा कि अभी पर्यटन के लिए शायद उपयुक्त समय नहीं है, लेकिन रेलवे अपनी तैयारी पूरी तरह से। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि धोबी की समस्याओं व शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू हरित ने कहा कि धोबी की समस्याओं व शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाए। समाज की मांगें शासन के सामने रखी जाएंगी। उन्होंने यह बात मछोदरी स्थित धोबी समाज के सभागार में हुए कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कही। जिला धोबी घाट बचाव समिति के पदाधिकारियों ने आयोग के अध्यक्ष से शहर में धोबी घाट के संचालन में आ रही दिक्कतों को रखा। समिति के अध्यक्ष नंदूलाल कन्नौजिया व महामंत्री रजनीश कन्नौजिया ने कहा कि नगर निगम ने 9 धोबी घाट बनाने की बात कही थी। शिवपुर, माधोपुर, रमरेपुर में संचालन नहीं हो रहा है। मछोदरी में बिजली मीटर लगा है, जबकि नगर निगम से अनुबंध में बिजली का खर्च धोबी समाज को नहीं देना है। इस कारण आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजू कन्नौजिया ने कहा कि गंगा को निर्मल रखने के लिए धोबी घाटों की शुरुआत हुई थी, लेकिन निगम प्रशासन इस ओर उदासीन है। इस दौरान आयोग के उपाध्यक्ष रामनरेश पासवान, प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर, सदस्य अनीता सिद्धार्थ, मनोज सोनकर, संतोष कन्नौजिया, राजेश कन्नौजिया, राकेश कन्नौजिया आदि उपस्थित थे। 8 घाट जहाँ स्वीकृत थे, अभी मात्र 5 बने हैं। तो मैं संबंधित जो भी हमारे नेता हैं या माननीय प्रधानमंत्री, उनको पत्र लेकर के ये उनसे आग्रह करूँगा कि बाकी के जो 3 घाट हैं वो भी मिल जाएं। और एक समस्या इनकी ये है कि जितना ये काम करते हैं उसके हिसाब से इनको इतना श्रम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ जो बिजली का मीटर लगाया है, मीटर लगने की वजह से जितना कमाते हैं उसमें काफ़ी कुछ पैसा तो बिजली के उसमें चला जाता हुआ, इनका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, इनकम बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाती है। तो इसको भी नगर निगम या अपना जल संस्थान इसको अपने साथ जोड़ ले तो एक तरह वो सेवा हो जाएगी इन लोगों के लिए। पानी इनको मिल जाएगा फ्री में, तो एक सेवा हो जाएगी जिससे इनका भी आर्थिक उत्थान हो सकेगा, इनका भी आर्थिक स्थिति ऊँची हो सकेगी। जहाँ तक आयोग की बात है, तो आयोग के हम नाते पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। ये हमारा 45वां जिला है और लगभग हर 45 जगह हम गए हैं। तो जो हमारी सरकार की, केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं अनुसूचित जाति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, ये हम सब देखते हैं, जाकर के समीक्षा करते हैं और वहाँ क्षेत्रीय लोगों से मिलते हैं। क्योंकि हमारा ये समाज बहुत गरीब समाज होता है,
इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लखनऊ में जाकर के अपनी समस्याओं को बता सकें। इसलिए हम स्वयं जा रहे हैं, हमारा आयोग स्वयं जा रहा है लोगों के बीच में, उनसे मिलकर उनकी समस्या को भी जान रहा है और समस्या को जान करके यथासंभव जितना हमारे पास संसाधन है उनका निराकरण करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पौत्र ने मुहर्रम की 8 तारीख को आंसुओं का नजराना पेश किया। सिगरा स्थित दरगाह फातमान पर बिस्मिल्लाह जी की पसंदीदा नौहा मारा गया तीर से बच्चा रबाब पेश कर दादा की परंपरा को कायम रखा। मुहर्रम के 8 तारीख को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे। उस परंपरा को उनके पौत्र आफाक हैदर, नासिर अब्बास, जाकिर हुसैन ने बुधवार को दरगाह फातमान सिगरा में शहनाई बजाकर कायम रखा। उनका पसंदीदा नौहा मारा गया तीर से बच्चा रबाब का पेश किया। बिस्मिल्लाह खान फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी शकील अहमद जादूगर ने बताया कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम का चांद दिखने के बाद घर वापस आ जाते थे। दरगाह फातमान पर अपने जीवन में आंसुओं का नजराना पेश करते थे। उनकी याद में उनके पौत्र आज भी परंपरा को कायम रखे हैं। इस दौरान आफाक हैदर, जाकिर हुसैन, जुल्फ़िकार अब्बास, साबिर हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद थे। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब 8 मुहर्रम की तारीख को शहनाई बजाते थे। जो जुलूस आता था दालमंडी छूट के, उसी जुलूस का इस्तकबाल इसी जगह करते थे। आज और ये 8 मुहर्रम ख़ास दिन है कि उनकी चांदी की शहनाई बजाई जाती थी। चांदी की शहनाई आज ही के दिन 5 और 8 को निकालते थे और आज ही के दिन वो जुलूस के साथ चल के फातमान तलक आते थे। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है और कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए भी आज जुलूस नहीं उठ रहा है। आज भारत रत्न के पौत्र आफाक और नासिर अब्बास, जाकिर हुसैन और तमाम उनके जो तबला वादक है नाजिम हुसैन, ये लोग तमाम लोग परिवार के उनके बेटे नाजिम हुसैन, ये लोग आज शहनाई परंपरा को कायम रखेंगे। क्योंकि खान साहब दुनिया के अंदर कहीं भी रहते थे, लेकिन वो मुहर्रम के चांद देखते ही अपने घर की तरफ लौट आते रहे। दशाश्वमेध स्थित गुरु बृहस्पति देव के मंदिर में आज गुरुवार को वार्षिक श्रृंगार का आयोजन हुआ। सावन में होने वाले श्री देव गुरु बृहस्पति भगवान का वार्षिक श्रृंगार का आज आयोजन किया गया। इस दौरान देव गुरु बृहस्पति बाबा की दिव्य झांकी का भी आयोजन किया गया। बाबा के श्रृंगार में उनका पंचामृत से स्नान कराकर अर्धनारीश्वर स्वरूप में सपरिवार पालना में विराजमान किया गया। इसके बाद 11 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों द्वारा मंत्रोच्चार भी किया गया। बाबा को स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालना पर विराजमान किया गया। मुख्य द्वार से मंदिर को अशोक की पत्ती, कामनी पत्ती एवं रंग बिरंगे कपड़े एवं धातु से झालर को सजाया गया। प्रांगण में सायंकाल 7 बजे से मध्य रात्रि तक भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वाराणसी और बाहर के कलाकारों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई। प्रातःकाल 4 बजे से मंगला आरती, अजय गिरी एवं शयन रात्रि 1 बजे संपन्न कराया गया। संतोष गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी सपरिवार भोग प्रसाद वितरण किया गया। श्रावणी मास में हम लोग बाबा का श्रृंगार करते थे, लेकिन कोविड-19 के चलते हर साल हम लोगों का पहला हरियाली श्रृंगार होता रहा, दूसरा जल विहार होता रहा, तीसरा फल श्रृंगार और चौथा हिम श्रृंगार होता रहा। लेकिन जो ये महामारी के देखते हुए हम लोगों ने सारे श्रृंगार को स्थगित करके सावन के अंतिम गुरुवार के दिन बाबा को पालने पर विराजमान करके सब परिवार के साथ उनका श्रृंगार किया गया। दर्शन किया बाबा का और प्रसाद में क्या वितरण कराया आपने? अभी तक सुबह जो है वैदिक मंत्रों द्वारा बाबा का पुष्टाचार हुआ, उसके तत्पश्चात जो है भगवान का जो श्रृंगार स्वतः मैं करता हूँ। श्रृंगार किया, नूतन वस्त्र धारण कराया, अष्ट धातु के शेष नाग छत्र वगैरह सुशोभित करने के लिए बाबा को चढ़ाया गया
अब तक जो है 4 बजे मंगला आरती करने के बाद हजारों संख्या में जो है दर्शनार्थी दर्शन किए हैं। अभी ये देर रात तक दर्शन चलता रहेगा। मंदिरों की नगरी काशी अपने गर्भगृह में बहुत सारी विरासतों को समेटे हुए है। उसी में एक विरासत है भगवान राम के अति प्रिय सुग्रीव जी का मंदिर, जो सोनारपुरा में स्थित है। मंदिरों के शहर काशी में है भगवान राम के अभिन्न मित्र राजा सुग्रीव का मंदिर। ये स्वयंभू मंदिर पूरे देश में इकलौता मंदिर माना जाता है, जो सोनारपुरा केदार घाट मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ था, जो आज भी विद्यमान है। इस मंदिर की स्थापना के संदर्भ में कहा जाता है कि इसके संस्थापक शंकर साव को स्वप्न आया था कि मंदिर वाले स्थान पर पत्थर के नीचे राजा सुग्रीव की प्रतिमा दबी हुई है। सुबह उठते ही शंकर साव उक्त स्थान पर गए और लोगों की मदद से पत्थर हटाया तो राजा सुग्रीव महाराज की प्रतिमा दिखाई दी, जिसको बड़ी ही बारीकी से पत्थरों को हटाकर राजा सुग्रीव महाराज के पास घेर कर बाउंड्री कर मंदिर बना दिया गया, जो आज भी विद्यमान है। इस मंदिर में वैसे तो प्रतिदिन लोगों द्वारा राजा सुग्रीव का पूजा अर्चना किया जाता है, लेकिन सावन माह में इनका विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। मंदिर संस्थापक शंकर साव के 7वीं पीढ़ी के विशाल गुप्ता, उनके पिता तारकेश्वर नाथ गुप्ता का मंदिर के वार्षिक श्रृंगार पर विशेष योगदान रहता है। इसके अलावा शिवम गुप्ता, अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश सेठ, बाबू जायसवाल आदि लोग इसमें शामिल रहते हैं। मंदिर मेरे पूर्वजों की मंदिर राजा सुग्रीव मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जो स्वयंभू लिंग है। वो पुनः निर्माण हुआ, जिसका निर्माण नहीं किया गया, वो स्वयं निकले हुए हैं। मेरे पूर्वजों को सपना, उसका 7वां पीढ़ी चल रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को वो स्वप्न में दर्शन दिए थे कि मैं पहाड़ के बीच में दबा हुआ हूँ, मुझे वहाँ से पहाड़ हटवा करके निकलवाया जाए। तो मेरे पूर्वजों ने वहाँ से पहाड़ हटवा करके वहाँ से राजा शिवरू जी के मंदिर को बाहर निकाला गया। तब से वो मंदिर वहाँ की स्थापना हुई है। मैं उसका 7वां पीढ़ी चल रहा हूँ और मेरे पूर्वजों के अनुसार हर साल वहाँ पूजा पाठ हमारे पूर्वजों लोग करते आए, जिसके बाद अब हम लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। ये किस तरह कब होता है पूजा, किस तरह से होता है उनका? इसका कोई नियम नहीं है। जब हम लोग का मन करता है हम लोग पूजा पाठ अपना कर देते हैं। वैसे रोज़ तो पूजा नियम के हिसाब से चलता रहता है, और जो पूजा रुद्री करवाना रहता है तो हम लोग सावन में करवा लेते हैं वहाँ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। सच के साथ।